फरीदाबाद के सूरजकुंड में आज से 36वां अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेला शुरू। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किया विधिवत शुभारंभ। नरवाना में राज्य स्तरीय संत शिरोमणि गुरु रविदास जयंती समारोह आयोजित। मुख्यमंत्री ने की कई घोषणाएं। फतेहाबाद में गुरु रविदास के नाम पर रखा जाएगा मेडिकल कॉलेज का नाम। अंबाला में 75 लाख सूर्य नमस्कार के राज्य स्तरीय कार्यक्रम में जिले के हजारों युवाओं, बुजुर्गों और सरकारी कर्मचारियों ने लिया हिस्सा। और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा 2025 तक प्रदेश होगा टीबी मुक्त। 5 मरीजों को गोद लेकर किट की भेंट। नमस्कार, मैं हूं शैली तनेजा। अब समाचार विस्तार से। फरीदाबाद के सूरजकुंड में आज से 36वां अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेला शुरू हो गया है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इसका विधिवत शुभारंभ किया। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल, केंद्रीय भारी उद्योग एवं ऊर्जा मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर ने भी उपस्थित रहे। इस बार मेले में 45 से ज्यादा देश हिस्सा ले रहे हैं। मेले में इस बार की विशेषता है कि भारत G20 देशों के समिट की अध्यक्षता कर रहा है और उसे इस आयोजन का मेन थीम बनाया गया है। मेले के मुख्य द्वार से लेकर बड़ी चौपाल, फूड कोर्ट से लेकर हिमाचल मंदिर, हैदराबाद के चार मीनार गेट से छोटी चौपाल तक हर जगह ढोल, नगाड़े, बीन व लोक संगीत पर दर्शक और कलाकार एक साथ झूमते हुए नजर आ रहे हैं। नरवाना की मेला मंडी में आयोजित राज्य स्तरीय संत शिरोमणि गुरु रविदास जयंती समारोह में मुख्यमंत्री मनोहर लाल बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे। सभा स्थल पर सीएम का पगड़ी पहनाकर स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री ने नरवाना उचाना जींद को करोड़ों की योजनाओं की सौगात दी। इस दौरान सीएम ने कहा कि फतेहाबाद के रसूलपुर में बनने वाले मेडिकल कॉलेज का नाम संत रविदास के नाम पर रखा जाएगा। CDLU में संत रविदास के नाम पर चेयर की स्थापना की जाएगी। उन्होंने नरवाना में गुरु रविदास चौपाल के लिए 21 लाख रुपए देने की घोषणा की। CDLU चौधरी देवीलाल जी की यूनिवर्सिटी सिरसा में है, उसमें एक चेयर स्थापित की जाएगी ताकि 5 साल में एक अध्ययन करके और समाज का भला कैसे किया जा सकता है, उनके विचारों का प्रचार प्रसार सारे प्रदेश में भी हो, देश में भी उनके विचार जाएं, तो इसके लिए एक चेयर स्थापित की जाएगी। फतेहाबाद जिले में टोहाना विधानसभा रतिया के भी पास लगता रसूलपुर के अंदर जो मेडिकल कॉलेज बनाने की घोषणा हुई है, उस मेडिकल कॉलेज का नाम श्री गुरु रविदास जी मेडिकल कॉलेज रखा जाएगा। ये मैं आज घोषणा करता हूं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने संत रविदास की जयंती पर प्रकाश डालते हुए कहा कि संत के दिखाए रास्ते पर हमें चलना चाहिए, उनसे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। संत एक समाज के नहीं होते, वे पूरी दुनिया के होते हैं। जब से भाजपा सत्ता में आई है, तब से सभी संत महापुरुषों की जयंती मनाई जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में धर्मशालाओं के जीर्णोद्धार के लिए 1 करोड़ रुपए सुरक्षित रखे जाएंगे। मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर प्रहार करते हुए कहा कि हमने पारदर्शिता लाकर भ्रष्टाचार खत्म करने का काम किया है। उस मुहिम को चलाते हुए ताकि भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करेंगे, मैंने घोषणा की है कि भ्रष्टाचार का काल मनोहर लाल, इस घोषणा के साथ आगे बढ़ाओ मित्रों में, चाहे वो के माध्यम से, चाहे दुनिया भर के हमने सारे पोर्टल बनाए हैं और ये क्या कहते हैं, हम आएंगे तो परिवार पहचान पत्र को समाप्त कर देंगे, हम आएंगे तो ये जितने भी पोर्टल हैं इनको हम समाप्त कर देंगे। अरे इतना पारदर्शी तरीके से हमने काम किए हैं, अब कोई भ्रष्टाचार कर नहीं सकता। संत शिरोमणि गुरु रविदास की जयंती पर आज जगाधरी की नई अनाज मंडी में राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में श्री रविदास विश्व महापीठ के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व राज्यसभा सांसद दुष्यंत गौतम मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। समारोह के दौरान दुष्यंत गौतम ने कहा कि गुरु रविदास ने जन साधारण को बिना भेदभाव के सामान्य जीवन जीने की प्रेरणा दी। कुरुक्षेत्र सांसद नायब सिंह सैनी, शिक्षा मंत्री
कंवरपाल गुर्जर ने रादौर में जयंती कार्यक्रम में शामिल होने के लिए लोगों के जत्थे को रवाना किया। वहीं इस अवसर पर सांसद नायब सिंह सैनी ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी व सीएम मनोहर लाल द्वारा संत महापुरुषों की वाणी को सार्थक किया जा रहा है। प्रदेश स्तर पर हर संत महापुरुष की जयंती मनाकर उनके बताए रास्ते पर चलने के लिए लोगों को प्रेरित किया जा रहा है। हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, हरियाणा प्रदेश के हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी वो कर रहे हैं। उन सरकार जो महापुरुषों के दिखाए हुए रास्ते हैं, जो गुरु रविदास जी ने एक रास्ता दिखाया था, जो उनकी वाणी थी, उस वाणी को सार्थक करने का काम वो हमारी सरकार कर रही है। अमृत काल का बजट वो प्रस्तुत किया गया। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा निर्मला सीतारमण जी को, जिसके अंदर मध्य वर्ग के बारे में पहली बार इस अमृत काल के बजट के अंदर गरीब व्यक्ति को और मजबूत करने का काम, मध्यम वर्ग को भी मजबूत करने का काम, देश के 135 करोड़ लोगों को कहीं ना कहीं इस बजट के माध्यम से उनको लाभ मिलेगा। नरेंद्र मोदी जी ने एक्चुअल में काम किया है, गरीब व्यक्ति को मजबूत करने का काम किया है और बहुत सारे ऐसी योजनाएं बनाई जिसका लाभ कहीं ना कहीं जाकर के हर व्यक्ति को सीधा मिल रहा है। उसमें गरीबी के प्रति मजबूत लड़ाई अगर किसी ने लड़ी, इन 9 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लड़ी। अंबाला छावनी के वॉर हीरो स्टेडियम में 75 लाख सूर्य नमस्कार के राज्य स्तरीय कार्यक्रम में जिले के हजारों युवाओं, बुजुर्गों और सरकारी कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। कार्यक्रम में आईटीबीपी के बैंड के माध्यम से स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि दी गई। 13 बार सूर्य नमस्कार व एक टोली के माध्यम से 108 सूर्य नमस्कार की प्रस्तुति के अलावा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुए। कार्यक्रम में 5000 स्कूली बच्चों ने हिस्सा लिया। गृह मंत्री ने लोगों को सूर्य नमस्कार का महत्व बताया और कहा कि हमने यहां पर 75 लाख सूर्य नमस्कार योग का लक्ष्य रखा है। सूर्य नमस्कार से हमारा अर्थ सूर्य से है, जो सारी सृष्टि में ऊर्जा का स्रोत है। को जोड़ने का साधन है, मन, बुद्धि और शरीर। और अगर ये तीनों जुड़ जाए तो कहते आत्मा से परमात्मा का मिलन होता है। अगर ये तीनों जुड़ जाए, सूर्य नमस्कार, सूर्य जो शक्ति का स्रोत है, इस सारी धरती पर जो शक्ति का, एनर्जी का स्रोत है, वो सूर्य हमारे अंदर भी जीवन ज्योति बनकर वही चलाता है, पेड़ पौधों को भी वही शक्ति देता है। सूर्य नमस्कार अभियान के पहले चरण का राज्यपाल ने शुभारंभ किया था। मध्य चरण के तहत आज राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया और 14 फरवरी को सोनीपत में मुख्यमंत्री मनोहर लाल इसके तीसरे और अंतिम चरण के समापन पर पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत टीबी रोग से ग्रस्त 5 मरीजों को गोद लिया और उन्हें टीबी किट प्रदान की। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के उद्योगपतियों, प्रशासनिक अधिकारियों, शैक्षणिक संस्थानों, सामाजिक संस्थाओं, गैर सरकारी संगठनों और निर्वाचित प्रतिनिधियों से अनुरोध किया कि वे इस पुनीत कार्य से जुड़े और टीबी रोगियों को गोद लेकर उन्हें पोषाहार एवं परिजनों को भावनात्मक एवं सामाजिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए आगे आएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2022 में प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की गई। इस पहल के तहत निक्षय 20.0 प्लेटफॉर्म के माध्यम से टीबी रोगियों को पोषण संबंधी सहायता, जांच सहायता और व्यावसायिक सहायता प्रदान की जा रही है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम में संगठनों की भागीदारी बढ़ेगी और टीबी की जानकारी और इलाज जन जन तक पहुंचेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी नागरिक टीबी रोग उन्मूलन कार्यक्रम में अपनी सहभागिता से टीबी मुक्त हरियाणा बनाने में उपेक्षित सहयोग करें। मुख्यमंत्री ने आशा जताई कि हरियाणा प्रधानमंत्री के टीबी मुक्त भारत अभियान के लक्ष्य को 2025 तक प्राप्त करने की प्रतिबद्धता में सक्षम होगा।
जोधपुर में G20 कार्यसमूह की बैठक में केंद्रीय युवा कार्य और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि विविधता में एकता भारत की सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने ये भी कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व हर क्षेत्र में विकास के साथ साथ महिलाओं के विकास के लिए विशेष कार्य किया जा रहा है। Diversity, equity and inclusion, and I feel it's a prerequisite for a healthy democracy, especially for a country like India, if we are to remain the global powerhouse in the world. It is imperative to identify and remove the barriers to women's financial inclusion and public participation. And we should ensure women's health, social security and well-being, mental, physical and emotional, is a priority for me as well as for the Modi government. Empowering women, addressing their concerns and amplifying their voices is a priority for the government of India. उधर G20 की भारत की अध्यक्षता के अंतर्गत यूथ 20 संपर्क समूह की पहली बैठक असम के गुवाहाटी में 6 से 8 फरवरी को होगी। खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने बताया कि यूथ 20 समूह एक बेहतर कल के लिए सुझावों और विचारों पर युवाओं की राय जानने के लिए अखिल भारतीय स्तर पर चर्चा आयोजित करेगा। उन्होंने बताया G20 की 200 से अधिक बैठकें देश के विभिन्न भागों में आयोजित की जाएंगी। ठाकुर ने कहा कि यूथ 20 की पहली बैठक में जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य समेत 5 विषयों पर चर्चा होगी। जोधपुर में G20 रोजगार कार्य समूह की बैठक में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सदस्यों से सभी के लिए अच्छे रोजगार और समावेशी विकास के अधिक अवसर पैदा करने में मिलकर प्रयास करने का आह्वान किया है। शेखावत ने कहा कि दुनिया के दूसरे सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश के रूप में रोजगार के भविष्य को आकार और समावेशी विकास को दिशा देने में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा कि हमारा मजबूत लोकतंत्र और विविधता हमें विभिन्न प्रकार के सुझावों और विचारों को एक साथ लाने का अनूठा परिप्रेक्ष्य और शक्ति प्रदान करते हैं। बैठक के बाद पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए शेखावत ने कहा कि कोविड के बाद बदले वैश्विक परिदृश्य में भारत को G20 की अध्यक्षता करने का अवसर मिला है। सभी सदस्य देशों, आमंत्रित देशों और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों की 100% भागीदारी है। उन्होंने कहा कि हर क्षेत्र में तकनीक के बढ़ते इस्तेमाल से रोजगार का परिदृश्य तेजी से बदला है। बैठक में नई जरूरतों के अनुरूप कौशल युक्त श्रम शक्ति तैयार करने के मुद्दे पर चर्चा हो रही है। उन्होंने कहा कि ऐसे बहुत से देश हैं जहां काम ज्यादा है लेकिन कुशल कारीगरों की कमी है। युवाओं को उनके कौशल के अनुसार प्रशिक्षण दिया जाए तो भारत जैसे देशों को इसका लाभ मिल सकता है। Co-chairs of this meeting, our esteemed colleagues from Indonesia and Brazil, for their valuable contributions and supportive words. Their active participation and leadership are crucial in making this meeting a success, and I extend my warm welcome to all delegates and appreciate them for their dedication to the cause of the G20 Employment Working Group. आज की बैठक में कौशल और अन्य मुद्दों पर विभिन्न सत्र आयोजित किए गए हैं। G20 की भारत की अध्यक्षता एजेंडा पर बैठक में प्रस्तुति दी जाएगी। शाम को मेहरानगढ़ किले में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया है। अंडर 19 T20 महिला विश्व कप जीतने वाली भारतीय क्रिकेट टीम का हिस्सा रही सोनिया का वीरवार को गांव ब्राह्मणवास पहुंचने पर आतिशबाजी और फूलमालाओं के साथ जोरदार स्वागत हुआ। दिल्ली एयरपोर्ट से मकडौली टोल पहुंची सोनिया के स्वागत के लिए भारी संख्या में ग्रामीण मौजूद थे। इसके बाद विजय जुलूस के साथ उसे गांव के मंदिर में समारोह स्थल तक लेकर पहुंचे। इस टीम की अगुवाई बतौर कप्तान रोहतक की ही शेफाली वर्मा ने की थी। टीम के विश्व कप जीतने के साथ ही ब्राह्मणवास गांव में जश्न का माहौल हो गया था और ग्रामीण सोनिया का देश लौटने का इंतजार कर रहे थे। विजय जुलूस के दौरान रास्ते में किसी ने नोटों की माला पहनाई तो किसी ने चित्र भेंट किए। जोरदार स्वागत से उत्साहित सोनिया ने कहा कि जीत ने आत्मविश्वास बढ़ाया है, इससे और बेहतर खेलने की प्रेरणा मिलेगी। भारतीय टीम का हिस्सा बनने के लिए कड़ा संघर्ष करना पड़ा है।
पिता नहीं है इसलिए मां ने ही पाला है, मां की मदद के लिए जो हुआ वह किया। अब देश की मुख्य टीम में जगह बनाने का प्रयास रहेगा। मेरे सर ने किया और मेरी मम्मी ने किया और गांव वाले ने बहुत सपोर्ट किया। ये जो भी टाइम मिलता था गेहूं काटने का, गेहूं काटते थे सुबह, उसके बाद अकेडमी जाते थे, प्रैक्टिस करके आते थे, शाम को फिर वही रोटी खाना पीना, तो वही से। वहीं सोनिया की मां सरोज ने बताया कि इस मुकाम तक पहुंचने के लिए सोनिया ने कड़ी मेहनत की है। उम्मीद है कि अब सीनियर टीम में भी उसका चयन हो जाएगा। के बहुत गरीब घर में थी सोनिया, छत पे बस घर भी ऐसा था, टूटा फूटा सा ही था। अभी बेटी ने थोड़ी मेहनत की है तो वहाँ तक पहुँच गई। आपकी बेटी अब सीनियर टीम में भी सिलेक्ट हो जाएगी आपको? हाँ, मुझे विश्वास है हो जाएगी मेरी बेटी। कोई बात नहीं, अभी थोड़ी सी वो हुई है तो आगे जाके तो बहुत कुछ करेगी। कोच सुनील कुमार ने बताया कि सोनिया शुरुआत से ही होनहार खिलाड़ी रही है और उन्होंने हर संभव मदद करने की कोशिश की है। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।